Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, अच्छा होगा और बहुत मदद करेगा आपकी, है ना। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है अब तक तो फटाक से दौड़े दौड़े चले जाएं और जल्दी से वो वीडियो देख लें, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में सीखने को मिल जाएगी। और हाल फिलहाल बात यह है कि इस टॉपिक की भी चीज़ें आपको समझेगी। अगर वो वीडियो आप मिस कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। मीन्स चैप्टर आगे का समझ में नहीं आएगा। तो अगर सच में इस चैप्टर को पूरी तरह समझना है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ। देखो ये कैसे एवोल्यूशन हो रहा है ना, हम ही है वो। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चों? सबसे पहले देखेंगे क्या, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। क्या देखेंगे सबसे पहले? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। फिर देखना है हमने हार्डी-वीनबर्ग्स प्रिंसिपल। उसके बाद पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ये सबूतों में आएगा बच्चों। किस में आएगा? ये सबूतों में आएगा कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था एवोल्यूशन, ये सब उसमें आ जाएगा। फिर आएगा कनेक्टिंग लिंक्स। फिर देखेंगे हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन्स। देन वी आर गोइंग टू सी एनालॉगस ऑर्गन्स एंड देन उसके बाद देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये पूरे कंटेंट्स हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले गुरु देखते हैं व्हाट इज मीन बाय मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, है ना। मतलब अभी की रीसेंट थ्योरी है ये। रीसेंट मतलब पिछले कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुई है। अब इनके महानायक कौन है ये देख लेते हैं। जैसे हमारा आर फिशर, जेवियस हल्डेन, डॉब्जांस्की, हक्सली, मेयर, सिम्पसन, सीवॉल, मेंडेल और लास्ट में मॉर्गन। अपने देखा था ना प्रीवियस टॉपिक में मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, है ना, ये वही मॉर्गन। तो अब ये देखना है कि इस थ्योरी में एक्चुअली है क्या। ये थ्योरी एक्चुअली एवोल्यूशन के बारे में बताती है बच्चों। और ये जो एवोल्यूशन है ये मोस्ट प्रोबेबली ये 3 फैक्टर्स की वजह से होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। सबसे पहली चीज है इसमें जेनेटिक वेरिएशंस, उसके बाद आएगा नेचुरल सिलेक्शंस, फिर आएगा आइसोलेशन। ये 3 चीजें इसमें हम लोग देखने वाले हैं, है ना, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चा हम किससे? हम शुरुआत करते हैं हमारे जीन म्यूटेशन से। किससे? जीन म्यूटेशन से। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। दिख रहा होगा शायद आपको, है ना। सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। मान लेते हैं 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है, ठीक है। ये हमारा डीएनए बच्चों डबल हीलिकल है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आड़ा तिरछा ड्रॉ करा है और एक ब्लू कलर का बना देते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों ये ऐसे बना रहे हैं, ओके। ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स है। अब जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं इसको हम क्या करते हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। बच्चा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। दिख रहा है ना। अभी ये कैसे जीन म्यूटेशन से रिलेटेड है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इशू मत है, कोई इशू नहीं है, आपको तुरंत दिखाता हूं। देखो ये हमारे नाइट्रोजन बेस पेयरिंग्स है, जैसे आपको दिख रही होगी।
और ये हमारा डीएनए के स्ट्रैंड्स है, देखो ऐसे। ओके, ये हमारा मिलके एक डीएनए बनता है बच्चों, आपको दिख रहा होगा जैसे, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, डीएनए का छोटे से सीक्वेंस को एक अलग कलर से डिनोट कर देता हूं। मान लेते हैं वो छोटा सा सीक्वेंस हम लोग, चलो पर्पल या इंडिगो कलर से मार देते हैं। देखो ये छोटे से सीक्वेंस में क्या हो गया, चेंजेस आ गए, दिख रहा है ना। ये बाकी रेड स्ट्रैंड था, लेकिन ये बीच का जो स्ट्रैंड है ये वाला, ये यहां से यहां तक, यहां क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उससे निकलने वाला एमआरएनए भी चेंज होगा, और एमआरएनए से बनने वाला प्रोटीन भी चेंज होगा। और अगर प्रोटीन चेंज हो गया तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो डीएनए का छोटा सा चेंज जो कि हेरिटेबल हो सकता है, ये हुआ तो क्या होता है, पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी चेंज हो जाता है। और इस वजह से भी एवोल्यूशन होने के उतने ही चांसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एक पर्टिकुलर डॉट बताता हूं मैं यहां पे, आपको एक और बार समझा देता हूं कि कैसे होता है। मान लो ब्लैक कलर का डॉट है, ओके, ये ब्लैक कलर का एक डॉट है ना, ये ब्लैक कलर का एक डॉट है। इस ब्लैक कलर के डॉट पे मान लो यहां पे मैं इस कलर से बता देता हूं कि भाई कुछ रेडिएशन इसके ऊपर समझो मान लो इम्पोज हो जाता है। ये रेडिएशन है कि म्यूटेशन ऐसे ही चीजों की वजह से होता है। अब अचानक से इसके डीएनए में जब अल्टरेशंस आ गए बच्चा, तो इसमें क्या हो गया, कुछ ऐसे येलो कलर के स्पॉट्स आ गए। अब ये जो येलो कलर के स्पॉट्स है मतलब पहले पॉपुलेशन, अब जब भी ये ब्रीड करेगा किसी अगले ब्लैक डॉट से तो उसके पास भी वैसी प्रोजेनी आ सकती है। और ये हेरिटेबल है, मतलब इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए होंगे वो पूरे के पूरे कहां देखने को मिलेंगे, वो अगली पीढ़ी में मिलेंगे, है ना। यही होता है जीन म्यूटेशन, और इसके वजह से भी एवोल्यूशन हो सकता है बच्चों। होप सो आपको जीन म्यूटेशन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या देखते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लेकिन उसके पहले मैं आपको रिकॉम्बिनेशन समझाना चाहता हूं बच्चों। इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है। ओके, अब रिकॉम्बिनेशन देखते हैं बच्चा। रिकॉम्बिनेशन क्या कहता है, ओके। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो जब भी सेल डिवीजन होते रहता है ना, यहां पे क्या होता है पता है क्या, डीएनए जो है ये मिक्स होते हैं। डीएनए इन केस मींस मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं। क्या मिक्स होते हैं, क्रोमोसोम्स मिक्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स कैसे मिक्स होते हैं, कब मिक्स होते हैं, यही देखना है हमको, है कि नहीं। अब देखो ये पर्पल कलर से मैं बताता हूं आपको। मान लेते हैं मियोसिस के दौरान ये क्रोमोसोम है ना, ये मैं पर्पल कलर का एक क्रोमोसोम बता रहा हूं और इसका होमोलॉगस पेयर भी बताऊंगा, टेंशन नहीं है। आपको मैं रिकॉम्बिनेशन समझाना चाहता हूं कि क्या होता है रिकॉम्बिनेशन में, है ना। ये क्रोमोसोम में मान लेते हैं, ओके। और इसी का एक जुड़वा बताते हैं हम लोग होमोलॉगस पेयर, जो कि ये है, जो कि मैं साथ में दिखा रहा हूं इन दोनों को। क्योंकि एक डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम देखो जब भी हमारा सेल डिवीजन होता है ऐसे साथ में ही आ जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम्स जो कि एक साथ दिख रहे हैं, ये आपको क्या बोलूंगा मैं, ये होमोलॉगस पेयर्स है। क्या है बच्चे, ये होमोलॉगस पेयर्स है। मान लो ये इनके काइनेटोकोर्स है, ठीक है, इनके काइनेटोकोर्स है, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर है। अब जब भी मियोसिस होगा तो अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे ये एक में के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अपना ये क्रोमोसोम नॉर्मली दिखाएंगे,
है ना। देखो ये क्रोमोसोम और इसके ऊपर ओवरलैप अपना ये रेड मरून कलर का क्रोमोसोम कर रहा है। देखो यहां पे दिखा देता हूं मैं, है कि नहीं। देखो ये हो गया, ये हो गया ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमोसोम। दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत ही मैंने क्लियर तरीके से बताया आपको, ये ओवरलैप हो रहा है और ये अपने काइनेटोकोर्स, ये मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ, अच्छा लगता है क्रोमोसोम, इसके देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है नहीं। अब जब भी ये ओवरलैप करेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी ओवरलैप करेगा तो देखो बच्चों यहां पे मैं एक अल्टरनेट कलर से दिखा रहा हूं। ये वाला रीजन अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलो ये नहीं, येलो कलर से दिखाता हूं। ये वाला रीजन अगर आपको दिख रहा होगा, ये और ये, है ना, जहां पे ये ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, ये ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है पता है क्या, जीन्स मिक्सअप हो जाते हैं। क्या होता है, जीन्स मिक्सअप होते हैं, मतलब एक दूसरे जीन्स यहां पे एक्सचेंज हो रहे हैं, और इस वजह से जो चीज तैयार होती है उसको हम रिकॉम्बिनेंट, जो डीएनए होता है हमारा, रिकॉम्बिनेशन होता है। वहां पे क्या होता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, सिंपली एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ओके, यहां पे एक्सचेंज हो जाता है जीन्स का। जीन्स मतलब वो जीन पहनने वाली नहीं है, तो बोलेगे सर जीन्स एक्सचेंज हो रही है, कुछ भी बातें कर रहे हैं सर ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। अब देखो ये क्रोमोसोम हमने देखा और ये क्रोमोसोम हमने देखा, वापस से हम दो क्रोमोसोम अलग कर दे रहे हैं, बिकॉज जैसे ये एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम वापस एक दूसरे से ये दूरियां बढ़ जाती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये हमने क्रोमोसोम बना दिए दो, लेकिन अब ये क्रोमोसोम में थोड़े से चेंजेस लाएंगे बच्चों अपना, ये क्रोमोसोम में थोड़े से हल्के से चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ये चेंजेस दिखाना ज़रूरी रहेगा अपने को। अब ये चेंजेस होते क्या है बच्चा, देख लो पहले। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमने ये सेगमेंट बनाया था, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सचेंज हुआ था ना। देखो ये क्रोमोसोम का मैटर एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पे क्योंकि रेड वाला यहाँ ओवरलैप किया था और वैसे ही पर्पल वाला उधर पे ओवरलैप किया था, है ना। सेम तरीके से यहाँ पे पर्पल मटेरियल आपको दिखेगा, ये दिख रहा है, ये होता है रिकॉम्बिनेशन। शायद आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली होता कैसे। ये सब कब होता है, इस सेल डिवीजन के टाइम, और इसी वजह से तैयार होते हैं वेरिएशन। क्या तैयार होते हैं बच्चे, वेरिएशन, इस वजह से तैयार होता है वेरिएशन, और यही प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। दिख रहा है ना, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। देखो ये जो पर्पल कलर के क्रोमोसोम्स थे वहां मैंने मरून कलर के छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐड कर दिए, बिकॉज मियोसिस में ये दोनों एक में एक से ऐसे ओवरलैप हुए थे। तो ये जो एक्स वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये जो जहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट एरिया। मतलब वो जो रिकॉम्बिनेशन एरिया है वहीं पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जीन्स का। अब आप बोलोगे सर रिकॉम्बिनेशन क्या, सिंपल मिक्सिंग ऑफ जीन्स। ठीक है, शायद अगर आपको यहां तक समझ गया हो तो हम लोग अभी फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, तो यही मैं आपको समझाता हूं अभी। जेनेटिक ड्रिफ्ट में बच्चों देखो, मान लेते एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, मान लेते हैं हमारा एक ज्योग्राफिकल एरिया है, और इस एरिया में मान लेते हैं हम लोग ये एक पॉपुलेशन रहती है। रंगोली नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और एक ये वाली पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, चलो पिंक बता दिए ना, अब थोड़ा दूसरा कलर बता दे, है ना।
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जैसे डेफिनेशन बोलती है फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय प्योर चांस। क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लक्चुएशंस इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय प्योर चांस। मान लो ये पॉपुलेशन में से ये बाहर निकल जाता है या कोई और इस पॉपुलेशन में आ जाता है, तो क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो रहा है, देखो बच्चा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम, और ये अगर ये बाहर निकल के ये अपनी यहाँ पॉपुलेशन बनाता है किसी अन्य ज्योग्राफिकल रीजन में, तो क्या होता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट आया है। ड्रिफ्ट मतलब सडन चेंज आ गया, मतलब सडन एक टर्न आ गया है ना। और जब भी हम लोग ड्रिफ्टिंग करते देख रहे हैं ना, गाड़ी की डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी जेनेटिक ड्रिफ्ट आया। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या, अचानक एक इतना तीखा मोड़ आ जाता है पॉपुलेशन में कि वहां पे एवोल्यूशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हाई पे चले जाती है, और यही जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखो, यहां एक शब्द यूज किया है बच्चा, बाय प्योर चांस। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए क्या, नहीं। क्रोमोसोमल एबरेशन, ये क्या होता है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्या हो सकता है, अगर क्रोमोसोम में से कुछ जीन्स डिलीट हो जाते हैं, तो अगर क्रोमोसोम में कोई जीन्स ऐड हो जाते हैं, तो तब ये एबरेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, शायद आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई रहेगी, और इसीलिए हम क्या करते हैं, अब आगे इसको लेकर जाते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली में क्या है ना। नेचुरल सिलेक्शन मतलब देखो, जैसे ऑर्गेनिज्म आगे आगे बढ़ेगा क्या होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन जहां पे भी रह रहे हैं, जिधर पे भी रह रहे हैं, वहां पर मान लेते अगले 10,000 साल तक बरसात हो रही है ना। अब 10,000 साल तक बरसात हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, बरसात बोल रहा अपना, बर्फबारी हो रही है, नॉट बरसात। 10,000 साल तक बारिश हो रही है तो समंदर बन जाएगा वहां पे, लेकिन चलो ठीक है, बर्फबारी हो रही है। अब क्या होगा, वहां के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस चेंजिंग क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और जो भी ऑर्गेनिज्म उन चेंजिंग क्लाइमेट्स को अडेप्ट कर पाएंगे, उनमें आ जाएगा एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बिस्टन बिटुलेरिया है ना, ऐसे थोड़ा फेंट कलर के इनके पंख थे। अब जैसे जैसे, और ये मॉस के ऊपर जब बैठते, लाइट कलर की मॉस होती, मॉस मीन्स लाइकेंस। अब जैसे जैसे ये मॉस के ऊपर बैठते तो वो कैमोफ्लेज कर जाते, बिकॉज मॉस भी लाइट कलर की थी और ये भी लाइट कलर के थे, तो इस वजह से क्या होता था, ये मतलब आराम से कैमोफ्लेज कर जाते थे। व्हाट इज मीन बाय कैमोफ्लेज, आसपास के माहौल के साथ घुल मिल जाना। अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वैसे क्या हो गया, कार्बन वगैरह बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया मॉस पे, मॉस डार्क कलर की हो गई। अब डार्क कलर पे लाइट विंग के, ब्राइट विंग के जो अपने इंसेक्ट्स है ना, मॉद, तो वो दिखकर आ जाते थे, और उस वजह से क्या है, आराम से क्या होता था, वो शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। लेकिन कुछ जो मॉड्स थे उन्होंने खुद के अंदर चेंजेस ला लिए, और वो एनवायरनमेंट को उन्होंने अडेप्ट कर लिया, और अडेप्ट करने के बाद उनके भी विंग जो है ये डार्क कलर के हो गए। इस वजह से अब डार्क लाइकेन पे डार्क विंग्ड के मॉड्स दिखाई देंगे क्या, नहीं, और इन मॉड्स का नाम अल्टरनेट करके रखा गया बिस्टन कार्बोनेरिया। क्या रखा गया, बिस्टन कार्बोनेरिया। तो ये था अपना एकदम अडेप्टिव, बोलते नहीं क्या, अडेप्टिव रेडिएशन बोल सकते हो आप इनको, है ना। तो इसमें क्या हो गया, बिस्टन बिटुलेरिया जो था ये एक्सटिंक्ट हो गया, और बिस्टन कार्बोनेरिया ने उसकी जगह ले ली। समझ रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। बिकॉज यहां क्या है, नेचर किसको सिलेक्ट करती है, जो भी ऑर्गेनिज्म बदलते पर्यावरण के साथ खुद को ढाल लेता है, वो ही क्या करता है, आगे चल के मीन्स ठीक से एवॉल्व होता है। समझ रहा है कि आपको ये यहां तक शायद आपको आराम से समझ में आ गया। एक सेकेंड मेरे को बस एक सेकेंड देना, हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ओके।
तो यहां तक तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेचुरल सिलेक्शंस जो है ना बच्चे, इसके कुछ फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। ओके, तो क्या ये टाइप्स होते हैं ये देखते हैं। अभी थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के बच्चा 3 टाइप्स होते हैं। ओके, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, है ना। सबसे पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद आएगा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। क्या, और लास्ट आएगा डिसरप्टिव। ठीक है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। याद नहीं रहा तो SDD ऐसा कुछ याद कर लो। ठीक है, S मतलब स्टेबलाइजिंग, D मतलब डायरेक्शनल और D मतलब डिसरप्टिव, है ना। तो ये चीज याद रखना, है ना। स्टैब, डायरेक्शन, डिस। ओके, ऐसे याद रख लो, स्टैब, डायरेक्शन, डिस्क। ओके, तो स्टैब मीन्स स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। अब ये क्या होता है एक्चुअली, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं ये देखते हैं। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट अपना स्टेबलाइजिंग। नंबर 1, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब सिंपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, टाइम। ओके, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे। अगर मैं सिंपल सा ग्राफ बनाऊं टाइम वर्सेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल का, तो अपने को ग्राफ कैसे मिलेगा पता है क्या, ये ऐसे ऐसे पीक मिलेगा इस तरीके से। ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, फॉर्मर स्पीशीज और बाद में आने वाली स्पीशीज, ये दोनों भी क्या हो जाती है, यहां पे एक्सटिंक्ट हो जाती है, और जो पीक पर रहता है इंटरमीडिएट बोलते जिसको, ये सरवाइव करता रहता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये सरवाइव करते रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं इसमें क्या आ जाएगा, जितने भी पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल देखो इसका, जो इंटरमीडिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वेट ऑफ अ बॉय, वेट ऑफ अ बेबी, ठीक है। तो अगर मोर वेट वाले हैं, देखो एक 3 श्रेणी में रखते हैं इनको, फर्स्ट आएगा मोर, मिडल, लेस। लेस मीन्स अंडरवेट, ओवरवेट और ये नॉर्मल वेट। तो नेचर क्या कर रही है, ओवरवेट को भी मतलब नहीं सिलेक्ट कर रही है, नहीं सिलेक्ट करना मतलब उसको भी जीने का मौका नहीं दे रही है, और जो अंडरवेट है उसको भी नहीं। लेकिन भाई अपना मिडल वेट वाला जो है वो आराम से सरवाइव कर जा रहा है। यही होता है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, समझ रहा है ना, यही होता है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। इसमें कुछ चीजें हो जाती हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी टाइप का वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है, नो वेरिएशन, मतलब चांस नहीं है, रिड्यूस्ड वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन के चांसेस भी रिड्यूस होने के उस पे आते हैं। फिर मैं बोलूं इट डज नॉट लीड टू एवोल्यूशनरी चेंज, इसकी वजह से कोई नो एवोल्यूशनरी चेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या, नो एवोल्यूशनरी चेंज। समझ रहा है क्या, इस पे कोई भी टाइप का एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यही चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है ये इंटरमीडिएट को ज्यादा फायदा देता है। किसको, इंटरमीडिएट को ये ज्यादा फायदा देता है। अब हमारा
डायरेक्शनल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मस्कीटो रेजिस्टेंट बाय डीडीटी, है ना, मतलब पहले मच्छर क्या थे, डीडीटी के वजह से मर जाते थे, लेकिन डीडीटी मतलब एक कीटनाशक है, ठीक है। तो डीडीटी बाद में जैसे जैसे डीडीटी का यूज हो गया ज्यादा, आगे चल के क्या हुआ, ये मच्छर इसको क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। तो ये भी क्या है, एक टाइप का स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसके बाद अपना एक काम करेंगे, इसी को रब कर देंगे, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ओके, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में हमको कैसे ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसे नॉर्मल ऐसे, और ये एक्चुअल ग्राफ ऐसा, और फिर अपने को जो मिलेगा कुछ ऐसे इस तरह से ग्राफ मिलेगा। इस तरह के ग्राफ में क्या होता है, जो पहले वाली पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और जो आने वाली है वो सरवाइव करते रहेगी, है ना। और लास्ट में जो है इंटरमीडिएट के अपना जो डिसरप्टिव है, ये एकदम ये कुछ ऐसा होता है। ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये है अपना पहले सरवाइव करने वाली पॉपुलेशन, और ये आने वाली, लेकिन इंटरमीडिएट यहां पे जल्दी से नहीं दिखते हैं। ये कुछ रेयर प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको रीड कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार रीड करना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है, बिकॉज जो मेन चीज है वो अभी आगे आने वाली है, जिसका नाम है हमारा आइसोलेशन। इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन वाला फंडा। आइसोलेशन मतलब होता क्या है एक्चुअली, ये देख लेते हैं पहले। व्हाट इज मीन बाय आइसोलेशन, है ना। आइसोलेशन एक्चुअली होता क्या है। अब आइसोलेशन देखो मतलब अलग थलग कर देना, क्या आइसोलेट करना मतलब क्या, सेपरेट कर देना, अलग थलग कर देना बाकियों से, है ना। अब ये क्यों हो रहा है, अगर आइसोलेशन नहीं होगा तो अलग अलग प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ मेट करेंगे, और अगर मेट कर लेंगे तो कुछ अलग अलग टाइप के ही जीव बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी लाइन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नेचर ने क्या करा है, आइसोलेशन रखा है। अब इसमें दो प्रकार होते हैं। तो पहला वाला प्रकार क्या है अपना, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। पहला वाला प्रकार क्या है बच्चे, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ओके, क्या है पहला, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है, देखो जो नदियां हैं, रिवर, माउंटेन्स, लेक्स, आइलैंड्स, है ना। जियोग्राफिकल में और क्या आ जाएगा, माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, चलो ठीक है इतने याद रख लेते हैं। सीज, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने की। तो जैसे देखो रिवर्स, माउंटेन, लेक, सीज, आइलैंड्स, ये क्या करते पता है क्या, दो ऑर्गेनिज्म को मेट करने से रोकते हैं। मतलब मान लो ये एक अपना नॉर्मल, ये है आम जिंदगी, ये हमारा ह्यूमन है, ये बेचारा खड़ा है एक सी शोर पे, उसके याद में कि भाई कहीं ना कहीं, और बीच में बड़ी सी सी के बाद एक और अपनी कोई तो भी एलियन स्पीशीज है ना। मान लो ये एलियन स्पीशी है। अब ये यहां पे मिल सकता है क्या जाके इसको, नहीं यार, ये मिल नहीं सकते, बिकॉज इनके बीच में क्या है, एक तो समंदर भी है प्लस ये ऐसे पहाड़ भी है ना। सर पहाड़ तो उधर से है, लेकिन ठीक है ना, चलो ना मान लेते हैं ना, ये बड़ा सा एक आइलैंड भी है इनके बीच में, ठीक है। तो यहां तक जाना इस मनुष्य के लिए कोई आसान बात है क्या, या फिर मैं बोलूं यहां पे है एक जल परी, ये जल परी है, ठीक है। क्या ये मनुष्य इस जल परी के साथ जाके मेट कर सकता है क्या, नहीं, बिकॉज इसका हैबिटेट क्या है, सी, और ये क्या है, जमीन पे रहने वाला एक सादा सा मनुष्य। तो ये जाके मेट कभी नहीं कर पाएगा। और
इसी को हम बोलते हैं। क्यों नहीं मेट कर पाएगा? बिकॉज इसके बीच में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, भौगोलिक बाधाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस है, जैसे सीज, माउंटेन्स एंड ऑल। ये बहुत सारी चीजें इसके पास है। समझ रहा है? देखो बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ गया तो आपके मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे, आ जाएगा एग्जाम में तो मस्त शॉर्ट नोट्स लिख पाओगे ना, है कि नहीं? इसके बाद ज्योग्राफिकल तो देख लिया, एक सेकंड पहले इसको रब कर लेंगे। अब देखते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में देखो बच्चे, यहां पे वापस लेके आया मैं, इसको रख देते चलो साइड में, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने को नीचे वाले स्लाइड्स भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं अलग से समझाता हूं इसको, ठीक है? देख लो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ना बच्चों, ये दो टाइप्स का होता है। पहला तो होता है प्रीमेटिंग, मतलब मेट करने से पहले, और दूसरा होता है पोस्ट मेटिंग। प्रीमेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रीमेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग, मतलब मेट करने के बाद, मेट करने से पहले। तो मेट करने से पहले क्या बैरियर्स आ सकते हैं बच्चा? सबसे पहले तो आता है हैबिटेट बैरियर। हैबिटेट अलग हो सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है? हैबिटेट हो गया, और आई थिंक सो इसके 4 चीजें है ना, मैंने पहले लिखा है यहाँ पे। हैबिटेट हो गया, फिर बाद में देखो ये हमारा सीजनल है, एथोलॉजिकल है, ऐसे याद रखना, HSEM, ठीक है? क्या याद रख सकते हैं? HSEM, या फिर सीरीज में नहीं भी याद रहा तो चलता। तो सबसे पहले हैबिटेट देखा, फिर उसके बाद सीजनल, ई से आएगा एथोलॉजिकल, और लास्ट में आएगा मैकेनिकल, है ना? और पोस्ट मैटिंग में सिर्फ 3 आते हैं बच्चा। सबसे पहले गैमेट स्टेरिलिटी, गैमेट ही स्टेराइल होंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हमको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने देना है, समझ रहा है? गैमेट स्टेरिलिटी, फिर आएगा जाइगोट स्टेरिलिटी, और लास्ट में आएगा हाइब्रिड, सॉरी मॉर्टेलिटी आएगा, स्टेरिलिटी नहीं, गैमेट मॉर्टालिटी, जाइगोट मॉर्टालिटी, स्टेरिलिटी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, हाइब्रिड, ये स्टेरिलिटी होगा। हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ये सब चीजें इसमें आएगी। अब एक एक करके देखते हैं क्या सीन है। ओके, प्री मेटिंग में हैबिटेट आइसोलेशन मतलब क्या होता है देखते हैं। हैबिटेट मतलब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे डीप अंडर द फॉरेस्ट में रहता है। मान लो ये फॉरेस्ट है, डीप फॉरेस्ट है ना, डेंस फॉरेस्ट, नॉट डीप फॉरेस्ट, इट्स डेंस फॉरेस्ट। ये मान लेते हैं यहां से यहां तक हमारा प्लेन है, मान लेते हैं यहां से यहां हमारा एक्वास है ना, पानी के अंदर मछली है, सस्ती सी मछली है ना। तो यहां के जानवर यहां नहीं जा सकते, यहां के जानवर यहां नहीं जा सकते। नो डाउट पानी भी नहीं पीने जाएंगे वो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन परमानेंट ऐसा जोड़ी बना सकते हैं क्या यहाँ जाके? हाँ बताइए मेरे को, शेर और मगरमच्छ एक में आपस में जैसे मेट कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज हो ही नहीं सकता है ना। तो ये बिकॉज क्यों? इनके हैबिटेट डिफरेंट है, हैबिटेट आर टू डिफरेंट,
एक पानी में रहता है, एक जमीन पे रहता है ना। तो इस वजह से इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा और न्यू स्पीशीज मतलब हाइब्रिड आना टल जाएगा। उसके बाद देख लो सीजनल में क्या होगा, इसके रिप्रोडक्शन का सीजन अलग होगा, एक दूसरे जानवर के रिप्रोडक्शन का सीजन अलग होगा। और अगर सीजन्स ऐसे डिफरेंट होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सीजन्स ऐसे डिफरेंट होते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ऑर्गन ही मैच्योर अलग अलग टाइम पे होंगे तो कैसे मैच बनेगा? और अगर मैच ही नहीं बनेगा तो नया लल्ला आएगा ही नहीं ना, नया स्पीशीज आएगा ही नहीं। समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आएंगे नहीं करीब तो कैसे होगा नया स्पीशीज नसीब? समझ रहे हो? तो यही तो प्रॉब्लम है, न्यू स्पीशीज नहीं आना चाहिए। न्यू स्पीशीज वैसे प्योर चांस से आया तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी ऊट पटांग हरकतें होते रही नेचर में तो सोचो डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी बायोलॉजी की। कोई ऐसे ऐसे स्पीशीज तैयार हो जाएंगी जो लिटरली धरती को बिलोंग भी नहीं करती है, लाइक एन एलियन, है ना, एलियन जैसे लगेगा अपने को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नेचर ने यही इसीलिए तो निकाल के रखे हैं आइसोलेशंस। उसके बाद देखो एथोलॉजिकल बैरियर्स या फिर एथोलॉजिकल आइसोलेशन। कुछ जानवर ऐसे होंगे जो एक में के ऐसे पास में आए तो देखकर उनको क्या होगा, एक में के ऊपर ये क्या करेंगे, हमला कर देंगे। समझ रहा है? जैसे देखो ये दो अलग अलग स्पीशीज के जीव आ गए सामने, एक एंटीना के साथ बताया मैंने, और मान लो इसको थोड़ा सा एक्वामैन जैसा बताता हूं, है ना। ये दोनों एक में के पास आए तो देखो इनके बिहेवियर चेंज हो गए। समझ रहे हैं ना? मतलब एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, जैसे शेर और हाइना है। तो ऐसे टाइम मुझको एक बात बताओ बच्चों, क्या नया कुछ हो सकता है? अरे कछु ना हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। जब लड़ाई होगी तो बधाई कैसे होगी, इंपॉर्टेंट ये है। जब होगी दो गुटों में लड़ाई या फिर दो जेंडर्स में लड़ाई अलग अलग स्पीशीज के, तो कैसे हम कह दे बधाई हो बधाई, है कि नहीं? तो ये याद रखना है आपको कि एथोलॉजिकल बैरियर में एथिक्स बोलते नहीं, कि जिस एनिमल्स के जो बिहेवियर्स होते हैं वो ही मैच नहीं करते हैं, और अगर बिहेवियर्स मैच नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिज्म भी खत्म, होगा ही नहीं कुछ, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। और इस तरह नई स्पीशीज नहीं आएगी। क्या कह रहा हूं मैं? न्यू स्पीशीज नहीं आएगी। उसके बाद आएगा हमारा मैकेनिकल बैरियर। अब ये देखो बच्चों, ये एक ताला है और इस ताले की एक ऐसी चाबी है ना। इसको मैंने निकाला, मतलब दोनों पे मैच होते हैं, ये है कि नहीं, ये दोनों मैच हो रहे हैं। वैसे ही अगर ऑर्गन्स मैच होंगे तो रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ह्यूमन पीनस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे लेकिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ह्यूमन फीमेल्स वजाइना। वेजाइना और पीनस जो है ये मतलब मैचिंग ऑर्गन से ही है कि नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ भी थोड़ी हो सकता है, मतलब अगर वेजाइनल ट्रैक्ट डिफरेंट है, पेनाइल ऑर्गन डिफरेंट है, तो हाउ नहीं हो सकता ना भाई, है कि नहीं। बिकॉज वो मैकेनिज्म ही बनाया गया है नेचर के द्वारा कि एक दूसरे के ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करने के लिए ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाए गए हैं। और ये जब स्टिम्युलेट होंगे तभी तो गैमेटोजेनेसिस मतलब इजैकुलेशंस, ये वो फर्टिलाइजेशंस वगैरह की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। प्लस केमिकल वाइज भी अगर देखें तो हर किसी के सिस्टम में कुछ केमिकल इनिशिएटर्स बोलेंगे या फिर केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन की तरफ गैमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी तो फिर नया इंडिविजुअल बनेगा कैसे? नहीं बनेगा ना, नहीं ना बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और यही होता है मैकेनिकल आइसोलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये एक दूसरे के मैचिंग नहीं होते हैं, तो इस वजह से तैयार होता है मैकेनिकल बैरियर। और यही मैकेनिकल बैरियर से आती है स्टेरिलिटी। ठीक है, मतलब स्टेरिलिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ, इस मैकेनिकल बैरियर से आता है
आता नहीं बोलेंगे, शायद टलता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो है हमारा पोस्ट मेटिंग, सबसे पहले तो गैमेट मोर्टेलिटी इसमें देखने को मिलेगी। व्हाट इज गैमेट मोर्टेलिटी? गैमेट मर जाएगा, भले मान लो कोई अलग सा हाइब्रिडाइजेशन होने की कोशिश भी होती है और मान लो स्पर्म उस वजाइनल ट्रैक्ट में ट्रैवल भी करता है, लेकिन वो स्पर्म मर जाएगा। वो स्पर्म सर्वाइव करेगा क्या? नो, इट विल नॉट सर्वाइव। ये होता है गैमेट मोर्टेलिटी। मान लो स्पर्म सर्वाइव करता भी है, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पर्म सर्वाइव करता भी है, लकीली वो ओवम के साथ में जाके फ्यूज भी हो जाता है और एक जाइगोट भी तैयार हो जाता है, स्टिल वो जाइगोट जैसे फॉर्म होगा, मर जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वो जाइगोट मर जाएगा, समझे? वो जाइगोट क्या होगा? मर जाएगा। मान लो सब हो जाता है, जाइगोट मरता भी नहीं है और नया ऑर्गेनिज्म आ भी जाता है, लेकिन वो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा स्टेराइल। कैसे होगा? स्टेराइल। अरे भैया इसकी पुश्ते ही आगे नहीं बढ़ेंगी, तो पुश्ते आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये मतलब कोई मतलब का हो गया कि पूरा प्रोसेस वेस्ट गया। और अगर नेचर को पता है कि नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को न्यू स्पीशीज चाहिए, न्यू स्पीशीज चाहिए, न्यू स्पीशीज चाहिए, तो न्यू स्पीशीज नेचर क्या करेगी? लाके आपके सामने पटक देगी। बिकॉज नेचर तो नेचर है, उसको कौन अपोज करेगा? बॉस का कोई बॉस नहीं हो सकता भाई, है कि नहीं? तो ये है पूरा आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट। दो टाइप्स के होते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जिसमें ज्योग्राफिकल चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी दो ऑर्गेनिजम्स को मिलने से रोकने के लिए। फिर आएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा दो ऑर्गेनिज्म को ना मिलने देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रीमेटिंग आता है, जिसमें हैबिटेट, सीजनल, इथोलॉजिकल, मैकेनिकल आएगा। हैबिटेट में हैबिटेट्स अलग होंगे, सीजनल में सीजन्स अलग होगी, इथोलॉजिकल में बिहेवियर अलग होंगे और मैकेनिकल आइसोलेशन में ऑर्गन सेपरेट होंगे, मैच नहीं करेंगे। पोस्ट मेटिंग में आ जाएगा गैमेट्स मोर्टेलिटी। व्हाट इज गैमेट मोर्टेलिटी? गैमेट्स मर जाएंगे, भले कुछ हो गया तो भी। जाइगोट मोर्टेलिटी, मान लो मिल भी जाते हैं गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो जाइगोट मर जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी, मतलब हाइब्रिड बना तो हाइब्रिड ही स्टेराइल रहेगा, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा और ऐसे नई स्पीशीज आने से बच जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी अलग थलग ऐसी हाइब्रिड स्पीशीज नहीं आएगी। इसी से रिलेटेड जो हमारे हार्डी भैया है और विनबर्ग भैया है, क्या बोल रहा हूं मैं? हार्डी एंड विनबर्ग। ओके, हार्डी एंड विनबर्ग हाइपोथेसिस देखते हैं अभी। हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये मैंने जो बताया है, ये देखो दिख रहा है ना, चलो मैं पहले से बता देता हूं। मान लो एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है और इस ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ पॉपुलेशन है, मान लो 8-9 पॉपुलेशन बता देता मैं ब्लू कलर से। ठीक है, तो हार्डी एंड विनबर्ग भैया ये बोलते हैं कि अगर इस पॉपुलेशन में कोई एंट्री भी ना करे, नो एंट्री, और कोई इस पॉपुलेशन को छोड़ के जाए भी ना बाहर इस पर्टिकुलर एरिया से, तो एवोल्यूशन जो होगा नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? एवोल्यूशन नहीं होगा और जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। और यही हार्डी विनबर्ग का मतलब प्रिंसिपल है। अब अपने को ये नहीं समझता है कि यार हो रहा क्या है यहाँ पे, हार्डी विनबर्ग बोलना क्या चाहता है? तो ये बोलना चाहता है कि भाई अगर कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो एवोल्यूशन का फंडा ही नहीं आता है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो मेरा लॉ भी फॉलो नहीं होगा, मेरा लॉ भी यहां ब्रेक हो जाएगा, डिसोबे हो जाएगा।
अब अब कौन सी चीजें ये देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक फॉर्मूला उन्होंने दिया, कैपिटल पी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल पी स्मॉल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इनका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं 1। अब सर हम तो बायो पढ़ रहे हैं, बायो में मैथ्स, ओ भाई बायो में मैथ्स कहां से आ गया? तो बायो में मैथ्स ये बोलता है भाई, देखो अब क्या बोलता है बायो में मैथ्स, मैथ्स में बायो, बायो में मैथ्स, मैथ्स में बायो, आयो आयो, है ना? समझ रहा है क्या? बहुत पांचट था ये, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे P क्या है बच्चों? ये है होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है ये P मतलब क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है P मतलब? होमोजाइगस डोमिनेंट। Q क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। P क्या है बच्चा? होमोजाइगस डोमिनेंट। Q क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। और PQ क्या है? यह है हमारा हाइब्रिड। ठीक है, इनमें ही है ये पूरे हाइब्रिड या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ओके, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, चलो ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर इनमें से कोई बाहर नहीं जाता है या इनमें से कोई नया अंदर नहीं आता है, तो यहां पे एवोल्यूशन भी नहीं होगा। यही हार्डी विनबर्ग ने बोला था। लेकिन ये याद रखो, ये लॉ कब फॉलो नहीं होगा? जब जीन म्यूटेशन हो जाए, अगर कोई पॉपुलेशन यहां पे निकल जाती है, यहां से कोई भी इंडिविजुअल निकलता है, तब भी एवोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल नया इसमें आ जाता है, तब भी इधर एवोल्यूशन हो जाएगा पॉपुलेशन में, है ना? अगर यहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? रिकॉम्बिनेशन मतलब बाहर का कोई आया, उसका जीन जो है इसके इधर पे इस पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गया और उस वजह से यहां तैयार हुआ रिकॉम्बिनेशन, तब भी यहां पे एवोल्यूशन होगा। ये कुछ पैरामीटर्स हार्डी विनबर्ग ने बोले कि ये अगर फॉलो नहीं हुए तो मेरा लॉ भी डिसोबे हो जाएगा। पता नहीं क्या सोच के निकाला था, लेकिन दिमाग को तान जरूर दिया हुजूर ने। समझ रहा है? क्वेश्चन कैसा आ जाएगा भाई? किसी पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, अगर ये और ये वैल्यूज हमको पता है तो फॉर्मूले में डाल देने का, पी स्क्वायर प्लस मान लो क्यू एक्स के बराबर है, पी क्यू वाई के बराबर है, तो क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर मान लो इधर y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, इसको यहाँ सेंड करोगे, आपको पी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, रूट कर दोगे, जो भी मान लो जो भी वैल्यू आपको मिल रहा है उसका रूट निकालोगे, आपको पी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मिल जाएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो एवोल्यूशन बहुत खेल लिया। अब देखते हैं भैया एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या देखते हैं? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, है ना? एवोल्यूशन के एविडेंसेस देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या? सबसे पहला है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में हम सबसे पहले किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। किसकी? फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब जब भी हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे उसको, तो उससे हमको आज के प्रेजेंट से उसको अगर हमने कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चल जाता है कि नहीं यार, इसका एवोल्यूशनरी लाइन क्या था। एक पर्टिकुलर जानवर मान लो हाथी है, हाथी के जब जब हमको फॉसिल्स मिलेंगे, तो जब जब हम लोग उसको रिलेट करेंगे पिछले फॉसिल से इस वाले फॉसिल्स को और इस वाले फॉसिल से आज के प्रेजेंट हाथी को, तो जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको एक चीज़ ज़रूर पता चलेगी कि भाई हाथी की एवोल्यूशनरी लाइन ये है। वैसे ही हमने खुद की भी ढूंढी और वैसे ही ऐसे मतलब फॉसिल से बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मिलती, मतलब चीज़ें पता चल जाती है। तो सबसे पहले अगर देखो मैं तो इसमें आता है एक्चुअल रिमेन्स।
एक्चुअल रिमेन्स क्या होता है भाई, इसकी मतलब उस ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल जो रिमेन्स थे, जैसे बोन्स हो गए, हेयर हो गया, वो खुद ऑर्गेनिज्म का पूरा कंकाल हो गया, ये एक्चुअल रिमेन्स होते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग एक्चुअल रिमेन्स देखते हैं तो अपने को एक चीज पता चलती है गुरु, ये ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा था, है ना, और ये ऑर्गेनिज्म खाता क्या था, पीता क्या था, भागता कहाँ था, जंगल में रहता था या बाहर रहता था, उसकी बॉडी की संरचना देख के सब पता चल जाता है। उसके बाद आता है मोल्ड। मोल्ड होता है ना सांचा, हम लोग छापे छोड़ते हैं। देखो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म गिर के कीचड़ में मर गया, वहीं पे वो सड़ गया, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो आकार था उसका एक सांचा बन गया, और वो सांचे से हमको पता चलता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपीयरेंस रहा होगा। फिर हम एक उसका सीजीआई डायग्राम बना, मतलब सीजीआई ग्राफिक बना लेते हैं, और उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म रहता होगा, कैसे इसके बिहेवियर्स होंगे, है ना। फिर उसके हम कंकाल ढूंढने को, मतलब इसके एक्चुअल रिमेन्स ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, और अगर लकीली हमको मिल जाती हैं ये सब चीज़ें तो हमको पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म खाता क्या था, पीता क्या था, भागता क्या था, कैसे उठता था, कैसे बैठता था, ये सब का हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। देखो बच्चों, आज हम डायनासोर्स नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग इमेजिन ज़रूर कर सकते हैं उनके फॉसिल्स को देखकर, समझ रहा है ना। यही हम लोग देख रहे हैं। कास्ट, व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग सिर्फ पिक्चर में जो ऑडिशन देके अपने को सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं, इसको नहीं कहते हैं कास्टिंग। मतलब मान लो ये एक हड्डी है ना, थोड़ी 3D बनाया मैंने, इसे बाहर आते दिखनी चाहिए। इस हड्डी के आजू बाजू जब भी ऐसे मिनरल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये एक पत्थर की शक्ल ले लेगा बच्चों, है ना, इस तरीके से। इसी को हम कास्टिंग बोलते हैं, है ना, मिनरलाइजेशन ऑफ फॉसिल्स। यहाँ पे मिनरलाइजेशन हो जाता है पूरे फॉसिल्स का, और फॉसिल्स जो है अपने रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल इससे हमको पता चल जाता है ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। और जब भी हम ये पूरे फॉसिल्स को पकड़ के देखें और उनको आज के साथ कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है हमारा एवोल्यूशन हमारे एंसेस्टर से हुआ है, समझ रहा है। हमारे सभी जानवरों का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये धरती है, ये धरती, छोटी सी धरती बताता हूँ, यहाँ पर ये बैक्टीरिया वगैरह। अब जब भी ये बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएंगे तो ये देखो धरती पे सॉइल डिपोजिशन होते रहता है, मतलब धरती का आकार नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, जस्ट सॉइल डिपोजिशन हो रहा है, ये बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में देखो ये दूसरे जानवर, जब ये मरेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये तीसरे जानवर, और जब भी अगली स्पीशी, मान लो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्पीशी हमारा डायनासोर है, ये जब मरेगा इसके सॉइल भी नीचे बरी हो जाएंगे, और ये हमारा ह्यूमन मान लेते हैं, ये जब मरेगा इसके भी पूरे के पूरे नीचे बरी हो जाएंगे। तो अब एक बात देखो, जो सबसे ज्यादा पुराना ऑर्गेनिज्म है वो सबसे डीपर लेयर में पाया जाएगा, और जब जो रिसेंट में मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपर क्रस्ट में पाए जाएंगे। और इससे ही क्या पता चल रहा है, इनको अगर जब कंपेयर करें तो ये पता चल जाता है कि भाई पहले ऑर्गेनिज्म कैसे थे, उसके बाद कैसे आए, मतलब लिटरली क्रोनोलॉजी पता चल जाती है हमको, इनका कैसे टाइम पीरियड कैसे गुजरा और कैसे कैसे इसके बाद वाली स्टेज कौन सी थी। तो इससे हमको एवोल्यूशन का बड़ा जबरदस्त अनुमान लग जाता है। अगले एविडेंस के बारे में देखते हैं, हमारा कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। ये देखो सस्ता सा डायग्राम अपना आर्कियोप्टेरिक्स का है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसके वजह से अपने को क्या पता चला कि भाई रेप्टाइल से बर्ड्स आए हैं, क्या रेप्टाइल से ही बर्ड्स आए हैं, मतलब हमारे डायनासोर्स के वंशज जो है आज के बर्ड्स है ना, आज के बर्ड्स हमारे डायनासोर्स के वंशज है, समझ रहा है। और ये कैसे पता चल गया, ये आर्कियोप्टेरिक्स का जब देखा गया तो इसके ऐसे मुंह में चोंच थी, मतलब मुंह में चोंच नहीं, इसके मुंह ही चोंच से बना था, लेकिन उस चोंच में दांत पाए जा रहे थे। चोंच होना बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है, दांत होना, होमोडोन टाइप ऑफ टीथ होना, ये रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक है। फेदर्स होना अगेन बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इससे ये पता चला कि नहीं, कनेक्टिंग लिंक से क्या पता चलता है, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक ये दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच की ट्रांजिशन लिंक होती है, तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई इस ग्रुप से ये ग्रुप आया है, समझ रहे हैं ना,
इस ग्रुप से मतलब रेप्टाइल से ये बर्ड्स के ग्रुप्स आए हैं, जैसे प्लैटिपस बर्ड्स और अपने मैमल्स, है ना। कुछ इसमें बर्ड के कैरेक्टर जैसे अंडे देता है, चोंच होना, लेकिन अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है मैमल्स के जैसे, है ना। बर्ड्स, मैमल्स, इससे पता चलता है हमारा एंसेस्टर हो ना हो कोई कॉमन है। ओके, इसके बाद देखते हैं, आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है बच्चा, लेकिन अब देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। देखो हाथ और बैट का विंग दिख रहा है, अगर इनको मैं देखूं तो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते क्या है ये आपको भी पता चल जाएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इनका, और डिसिमिलर फंक्शन होता है। मैंने दो ही ड्रॉ करे बच्चा यहां पे, है ना। ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो लेकिन फंक्शन डिसिमिलर हो, इनको हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। और इसके एग्जैक्ट उल्टा, स्ट्रक्चर डिसिमिलर हो लेकिन फंक्शन सेम है, इसको हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो किसी जमाने में हमारे बॉडी में फंक्शनल थे, लेकिन आज इनका अपने बॉडी में कोई भी काम नहीं है। और ये तीनों ऑर्गन्स की जब अपन स्टडी करते हैं तो ये जरूर मिलता है कि भाई हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। और एक बड़ा ही जबरदस्त संस्कृत का श्लोक शायद याद होगा आपको, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। समझ रहे हो, ये सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं होती है गुरु, ये पूरे के पूरे जानवर, पूरे के पूरे प्लांट्स, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लागू होती है। संस्कृत की कहावत है भाई, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, यानी पूरा जग एक परिवार है। और ये पूरे जानवर और जितने भी पेड़ पौधे सब परिवार का हिस्सा है बच्चा। और ये लिटरली मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एवोल्यूशन एक्सप्लेन करने की एक सिंपल सी कोशिश हो रही होगी उस समय। अब हर किसी का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है, मैंने तो यही इंटरप्रेट किया कि नहीं, वो हमको साइंस समझा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और समझ में आया है तो कृपया करके क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और बच्चों के साथ में ये इस वीडियोस को शेयर कीजिए बच्चों। और अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, डाउट्स बताइए, है ना। मिलता है नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। शायद इंटरेस्टिंग बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है बच्चों के हिसाब से, लेकिन अगर इमेजिनरी व्यूज बढ़ाए जाएं, हमारे दिमाग का इमेजिनेशन वाला कोना बढ़ाया जाए, तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो चलिए बच्चा, वीडियो हमारी हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद। सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ इन एडवांस। केसी साइनिंग ऑफ।